नमस्कार, जो सिंधी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का एक बार फिर से स्वागत करेंगे। बुदानिया सर, ब्रेक में जाने से पहले आपसे सवाल वो किया था, हालांकि उसी पर ही आज हम तफसील से आगे बात भी करेंगे, क्योंकि उस पर बात करना जरूरी भी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके की सिचुएशन बनी है और जिस तरीके की हमारे सामने अभी इस वक्त हालात हैं, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की पोल तो उसने खोली है, लेकिन उतना ही जिम्मेदार शायद हम लोग भी हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, सवाल बहुत से हैं, लेकिन उनके पीछे कहते हैं ना कि हमेशा एक जो है बड़ा कारण है, उसके पीछे जो एक मेन जो मूल जड़ है वो है इन क्लाइमेटिक चेंजेस का होना। पहले बहुत ज्यादा हीट वेव या बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, और अभी फिलहाल मॉनसून अभी चल रहा है, लेकिन मॉनसून में जितनी बारिश जितनी पर्याप्त है उसके लिए बारिश, उससे अधिक बारिश होना ये हम सभी के लिए सामान्य बात नहीं है। मैं इसे समझना चाहूंगी कि ये सामान्य नहीं है तो क्यों नहीं है ये हम सभी के लिए? इसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं। जैसे शहरों में जो अर्बन हीट पैदा हो रही है, उसका कारण है हम इतना पक्का करते जा रहे हैं हर जगह से। जमीन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं सकता, तो जमीन सब पक्का कर देंगे तो पानी थोड़ी सी बरसात में सड़कों पे नदियां बन के बहेगी। उसके बाद जो नदियां बन के बहेगी, उस पानी को जाने की जो जगह है, जो रास्ते बरसाती नाले हैं, उनको हम हर दिन छोटा करते जा रहे हैं। उसमें गार्बेज मलबा डाल डाल के उसको हम डंपिंग यार्ड बना रहे हैं, तो पानी जाएगा कहाँ? तो शहर डूबेंगे। और ये मैं ये काम 10 साल से कह रहा हूँ चंडीगढ़ में कि ये बरसाती नाले, इनके ऊपर काम करो। मेरी एनजीटी के पास भी कंप्लेंट मेरी पेंडिंग है, लेकिन कोई सुनने नहीं है। और मजेदार बात है, चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ 2 स्टेट की कैपिटल है, सारा प्रशासन, जुडिशरी, प्रेस सब यहाँ बैठे हैं, प्रशासन यहाँ बैठे है, जिसको कार्रवाई करनी चाहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग उस शहर के अफसर के नाते एक नागरिक भी हैं, उनको भी ये समस्या आएगी, लेकिन असली जड़ है उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा उसके। बिल्कुल, और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर चंडीगढ़ की ही बात करूं तो इसे स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, और वहां पर इस तरीके की सिचुएशन है, तो आप देश के अन्य इलाकों या अन्य राज्यों की भी बात या फिर उसकी स्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे जिस तरीके के हालात बनते हैं, जान माल का नुकसान होता है, वो सब हम देखते हैं। विनोद सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतनी बारिश सामान्य बात तो नहीं है, क्यों बन रहे हैं बाढ़ जैसे हालात इस वक्त? मैदानी इलाकों से लेकर पर्वतीय इलाकों तक हर जगह स्थिति बहुत गंभीर और हम सभी के लिए चिंता का विषय भी। देखिए, देखने के कई सारे तरीके होते हैं, और हम लॉजिकल साइंटिफिक टेम्परामेंट से अगर चीजों को देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी से चीजें समझ में आएंगी। ये जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो आपने तस्वीरें साझा की जिसमें पुल बह रहे हैं, घर गिर रहे हैं या लैंडस्लाइड हो रही है, ये इंसानी मूर्खताओं का नतीजा है। इसमें नेचर का या प्रकृति की कोई गलती नहीं है। ये हमारी आदत है कि हम गलत तरीके से चीजें डिजाइन करते हैं, और नदी नाले जहां से बह रहे होते हैं उनके बीच में कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपने लोभ लालच और चंद पैसों के लिए। उसके बाद में ये डिस्ट्रैक्शन होता है। और फिर हम एक और गलती कर रहे हैं कि हम बोल तो रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, हमारे पास सारे किस्म के इक्विपमेंट है, डेटा है, सब कुछ है, लेकिन क्या ये डेटा आपको नहीं बताता है कि इतनी बारिश हर साल होनी है? उसमें 10, 20, 25% कम ज्यादा हो भी जाए तो उसको संभालने के लिए आपके पास अरेंजमेंट होनी चाहिए। और जो सीटिंग है वो हमने केवल गाड़ियों के लिए और इंसानों के लिए बना दिया है। अगर हम इसी तरीके से मूर्खतापूर्ण डिजाइन अर्बन जो स्पेसिस है उनका करते रहे, और जिस तरीके से बुडानिया जी ने बताया कि हमने नियरली 100% जमीनों को पक्का कर दिया है, और जो ग्राउंड वाटर में पानी जाने की जो जगह चाहिए थी जमीन में, वो सारी हमने बंद कर दी है। तो हमने क्या किया कि इस तरीके से निर्भरता कर दी है सरकारों पे या प्रशासन पे कि जब भी थोड़ा सा कुछ प्रकृति में बदलाव आएगा तो हम बहुत बड़ा इसका नुकसान झेलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिमाचल में जो लैंडस्लाइड हो रही है,
ये लैंडस्लाइड इसलिए हो रही है कि बेतरतीब तरीके से पहाड़ों को काटकर, जिसमें प्रकृति पर्यावरण का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, और 4-4 लेन हाईवे बना दिए गए हैं, कहीं 6 लेन हाईवे बना दिए गए हैं, और पहाड़ों को इतना खराब तरीके से काटा गया है जिसकी हद नहीं। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं कि गाड़ियां बेचने के लिए सारा प्रबंध कर रहे हैं, या गाड़ियों के लिए शहर बना रहे हैं। आपको अगर असली शहर बनाना है तो वहां पे साइकिल चलाने का अरेंजमेंट होना चाहिए। अमीर से अमीर आदमी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से अपने वर्क प्लेस पे जाए, मार्केट में जाए, ऐसा आपका प्रबंध होना चाहिए। और जो आपका सीवेज सिस्टम है उसको पहले से आपको पता होता है कि इतना बारिश होना है। जैसे मैं 2011 से लेके 2020 का डेटा खोल के बैठा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि 2020 में 1218 mm बारिश हुई थी, और आराम से उस टाइम पे भी ऐसे हालत बने थे। और हमें पता ही है कि इस तरीके से बारिश होनी है। अभी नया क्या हो रहा है? नया ये है कि पहले बारिश एक प्रलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होती थी, मतलब जैसे 1 महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए, अभी वो 2 या 3 दिन में बारिश हो रही है जी। तो जो बारिश की इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। बारिश का टोटल जो रेनफॉल होना चाहिए था वो लगभग उतना ही है। तो इससे बचने के लिए हमें सीधा सीधा अपने कैलकुलेशन, अपने मैथमेटिक्स को सुधारने की जरूरत है। और गाड़ियों के लिए आप सिटी मत बनाइए, इंसानों के लिए सिटी डिजाइन कीजिए जिसमें अर्बन हीट जोन भी ना हो, जो बरसात आए उसका पानी भी इकट्ठा होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी पानी भर गया। तो यहाँ पे इतनी जगह पड़ी है, अगर 1 एकड़ का तालाब हम यहाँ पे बना लें यूनिवर्सिटी में, मान लो 1000 एकड़ जमीन है हमारे पास, 1 एकड़ का तालाब से हम साल भर अपने पेड़ पौधों की सिंचाई कर सकते हैं, बाहर से एक बूंद पानी लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से छतों का पानी अगर हम पीने के लिए इस्तेमाल करें तो हम सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। जैसे राजस्थान में थोड़ी सी बरसात के भरोसे वो आराम से अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमने क्या कर लिया है कि सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम कर लिया, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सरकारों पे हमारी निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि थोड़ा सा कुछ होते ही या तो पुल गिरना चालू होते हैं, या पानी भरता है, या हम देख रहे हैं चंडीगढ़ की कई हाउसिंग सोसाइटियां जिनमें 2-2 करोड़ रुपए के फ्लैट बेचे गए, वहां पे पानी भरा हुआ। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, प्रकृति को कोसने से काम नहीं चलेगा, हमें सुधरने की जरूरत है। बुदानिया साहब, जैसे यहाँ पर जल भराव जैसी सिचुएशन और लैंडस्लाइडिंग, इन सब का जिक्र जो है विनोद सर ने किया है, आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल जैसे देश भर में, अगर मैं कहूँ बड़ी सिटीज की अगर मैं बात करूँ, चलिए हम एग्जांपल बात कर लेते हैं हम चंडीगढ़ का ही, इसे एक स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन आज हम इसकी जो सड़कें हैं, चंडीगढ़ की जो सड़कें हैं, वहां पर भी हम हर कहीं सड़कों को देख रहे हैं पानी से लबालब, हर कहीं जल भराव की सिचुएशन है। क्या लगता है आपको, स्मार्ट सिटी, जिन सिटीज को दर्जा इस तरीके का मिला हुआ है, वहां पर भी इस तरीके की सिचुएशन क्यों है? यहाँ पर शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उस पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। क्या लगता है फिलहाल अभी जिस तरीके की स्थिति है वो क्या है, और स्थिति को किस तरीके से बदलने की यहाँ पर जरूरत है? क्यों यहाँ पर जल भराव की सिचुएशन है स्मार्ट सिटी में भी? ऐसा है, स्मार्ट सिटी आपने पेपर के ऊपर बना लिया है, जमीन पे तो स्मार्ट सिटी है नहीं। मैं 1990 से इस शहर में रहता हूँ। जब स्मार्ट सिटी नहीं था, ये सिटी ब्यूटीफुल थी, तब ये शहर आज से कई गुना बेटर था। और यूं यूं ये कागजों में, अब कल को स्मार्ट सिटी के बाद में स्मार्ट A+ भी कर देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? असली बात जमीन के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, जो नहीं हो रहा है। और मैं कदम कदम पे चीज देखता हूँ, प्रशासन को बताता हूँ, कई बार मेरे जो सवाल उठाता हूँ उस पर मीडिया रिपोर्ट भी होती है, लेकिन रिजल्ट जीरो। कोई मीडिया रिपोर्ट होने के बाद भी मैंने कई बार देखा है पत्ता भी नहीं हिलता। और बेसिक जो काम किया जा रहा है, जो आज ये हालात है, उसके लिए पूरे टाइम प्रशासन को दोषी मानता। आज हम जब पानी भर जाता है तो हम भागते हैं इधर उधर, उसके पहले हमें तैयारी करनी चाहिए कि पानी हमारा ना, उसके लिए करता नहीं है। मतलब प्यास लगने के बाद कुआं खोदने की जो होती है, कुआं खोद खा जाए तो जब प्यास लगे तो पानी पी लो। तो इसलिए कोई काम करता नहीं। जैसे मैं आपको ग्रीनरी की बात करूं, अभी कुछ पहले यहाँ रिपोर्ट आई कि ग्रीन कवर का बढ़ता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, सच्चाई यह है, जमीन पर ग्रीन कवर
क्योंकि मैं हजारों जगह ऐसा देखी है जहां पेड़ पहले थे, अब तो नहीं है, पेड़ खत्म हो गए। और कई बार वन महोत्सव आए और चले गए और पेड़ नहीं लग गए। अब बताओ पेड़ कवर कैसे बढ़ रहा है मेरे समझ से बाहर के। जमीन हजारों कह रहा हूं मैं, सैकड़ों में नहीं कह रहा हूं, जहां पेड़ थे बड़े पेड़ थे जी, नहीं लगे। तो इसमें सारा का सारा जो काम है या जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो पेपर के ऊपर बनाई जाती है। जो फाइलें हैं वो हरी भरी हैं, फाइलों में ग्रीन टोन बढ़ गया, जमीन पे घट गया। वैसे ही हमारा जी बुदानिया साहब, इसे मैं आगे कंटिन्यू जरूर करूंगी, लेकिन इतना तो जरूर है जितनी अभी हमारी चर्चा इस विषय पर हुई है कि देखिए बेतरतीब जिस तरीके से हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेस का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर उन्हें उनकी जगह जो है आर्टिफिशियलिटी का रूप वहां पर जो स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहे हैं, कहीं मिट्टी को जहां तक हम लगातार पक्का करते जा रहे हैं, यही वजह है कि इतने पुख्ता सिस्टम होने के बाद भी यदि इस तरीके की सिचुएशन है तो वो सब हमारी वजह से ही है, हमारे शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली और इंसानी गलतियों की वजह से ही है। स्ट्रेट टॉक में ये चर्चा आगे जारी रहेगी इस विषय पर। निश्चित तौर पर भारी बारिश और अचानक आई बाढ़, जैसा कि हम उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त सिचुएशन देख भी रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन के साथ महत्वपूर्ण प्रभावों की ओर ये हमारा जो ध्यान है वो एकाएक एक बार फिर से खींचता है। तो कई मामलों में सुधार की आवश्यकता है। जब नेचर के साथ इस तरीके से हम खुद बदलाव करते रहेंगे, उससे छेड़छाड़ करते रहेंगे, तो अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं ये सिचुएशन जो है वो आगे भी लगातार जारी रहेंगी। बुदानिया सर, हम जल भराव की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम आप शासन प्रशासन को लेकर हर बार जो है बड़े सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, बीट लैंडस्लाइडिंग की अगर हम बात करें, हम जल भराव की यहां पर बात करें, जिस तरीके से ब्रिज यहां पर कोलैप्स कर रहे हैं इतनी भारी बारिश के बाद, तो यहां पर सिर्फ शासन प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या दोषी इसके लिए कोई और भी है? दोषी हम आम नागरिक भी हैं जो चेत नहीं रहे हैं। लैंडस्लाइड की बात आप पहाड़ों की कर रहे हैं ना, मैं चंडीगढ़ की कर रहा हूं, आप हैरान हो जाओगे। चंडीगढ़ की ये कर रहा हूं कि चंडीगढ़ में हमने एक कूड़े का पहाड़ बनाया डड्डू माधव में, और उसके पास में एक दीवार बनाई, वो दीवार कल गिरी और वो कूड़ा उसके ऊपर से बह के आ गया रोड के ऊपर, गंदा पानी, वो लोगों की जीना मुश्किल होगा। हमारे गार्बेज का हम एक प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं कर सकते। अब हम कहे कि स्मार्ट सिटी, आप बताओ, पानी सीवरेज का पानी हमारे बरसाती नलों में जा रहा है, सीवरेज का पानी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हम स्मार्ट सिटी की बात करें, कूड़े का पहाड़ शहर के बीच में खड़ा कर दिया, वहां 50,000 लोगों की जिंदगी, मतलब मौत के किनारे पे खड़े हो लोग। सोचो कितनी बड़ी बात। और रोज स्कीम बनती है, रोज हर बार उसका बजट बढ़ जाता है, लेकिन पहाड़ बड़ा होता था। ये जमीनी सच्चाई है। अब बताओ, आप स्मार्ट सिटी है या क्या है? ये कोई, और सच में देखा जाए तो मेरे मुताबिक वो गार्बेज है ना, इसमें सरकार की कमाई हो सकती है। जैसे को जो आपदा की वजह अक्सर बढ़ा सकते हैं ना, वैसे इस गार्बेज से कमाई हो सकती है। अलग अलग कंपनी को अगर दिया जाए तो पैसे देंगे सरकार, गार्बेज भी उठाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कहाँ लेंगे। लेकिन कोई ये करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है, प्रशासन जो है ये सुनने को तैयार ही नहीं है। वो ये मानता ही नहीं है कि कोई दूसरा आदमी कह रहा है वो बात सही भी हो सकती है, या दूसरे आदमी से पूछा जाए। हर जगह एक्सपर्ट लोग कहते हैं, यूनिवर्सिटीज है, कहीं से भी दुनिया में एक से एक बढ़कर एक लोग हैं। वो हो सकता है इसकी पोस्ट नहीं है, उसके उनके पास सोल्यूशन है। जैसे गार्बेज का मैं गारंटी देता हूँ, मलबा जो है, मलबा का प्लांट लग गया, लेकिन मलबा वहां प्लांट में नहीं जा रहा, सैकड़ों जगह जगह पड़ा है एनवायरमेंट के लिए। हॉर्टिकल्चर वेस्ट का प्लांट लग गया, हॉर्टिकल्चर वेस्ट के जहां पर देख लो आप, अपने गरीब माध्यम में ट्रोलियां भर के जा रही है। इसी तरह सारी चीज है, वो हमें एक बहुत बड़ा फायदा दे सकती है, लेकिन उनका कोई लेख नहीं, और इसके बदले में फायदा लेने के बजाय खर्चा बजट बढ़ाया जाता है, तो पहाड़ हमारा बढ़ता जाता है। तो वो लैंडस्लाइड आप पहाड़ की कहते हो, यहाँ डड्डू मारा में देख सकते हैं, वो दीवार गिर गई है और पानी उसका गंदा वहां से पानी उसमें कूड़े में से बह के बहुत चिंताजनक हालत, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये समस्या इतनी बड़ी है और समाधान बहुत छोटे छोटे हैं। और समस्याएं जमीन पर हैं और समाधान आकाश में ढूंढे जाते हैं। 7वीं मंजिल पे एसी कमरे में बैठ के और फाइलों के ऊपर समाधान ढूंढे जाते हैं, वहीं पर रिपोर्ट बनती है। जमीन पे आते आते उसका क्या है,
आपके सामने। ये है असली कारण। नहीं तो इसलिए मैं तो कोई दूसरी नहीं देता। तो क्या ये सब शासन प्रशासन को नहीं दिखता होगा, या फिर हम ये दूसरा सवाल खड़ा करें तो ये जो जैसी सिचुएशन है, क्या ये शासन प्रशासन को नहीं दिख रही है? शासन प्रशासन को मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप अफसर बाद में हो, पहले एक इंसान हो, इस शहर के नागरिक हो। तो आप इंसान और नागरिक के नाते भी शहर के लिए सोचो। और ईश्वर ने आपको इस कुर्सी की ताकत दी है, तो उससे यहाँ बैठ के इस शहर और प्रकृति का, पर्यावरण का भला कर दो जो कर सकते हो। ये कुर्सी हमेशा नहीं रहने वाली है, लेकिन वो हंस के टाल देते हैं मेरी बात को। कभी कोई नाराज भी हो जाता है, क्या करें हम। तो हमारा काम तो उनको बताना, जमीन की रिपोर्ट बताना। छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हल ही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, हमें पता है। या तो वो जमीन पे निकलते नहीं, और या आंखें बंद करके निकलते हैं। अगर देखना चाहे तो कोई ये तो है नहीं कि वो पर्दे के अंदर वो समस्या है। हाँ, कभी कभार जैसे मान लो कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, तो जैसे कूड़े का पहाड़ है, तो वहां वो उसको ढक दिया जाता है, दीवार बना दी जाती है। ऐसा होता है, कई बार ढक दिया जाता है, लेकिन फिर भी वीआईपी मूवमेंट तो नहीं होता। तो समस्या नहीं है, समस्याएं बड़ी समस्याएं समाधान होती है, बशर्ते प्रशासन की इच्छा शक्ति हो। तो मैं मीडिया के दोस्तों से मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि आप जनहित के मुद्दे बार बार एक नहीं 100 बार उठाओ, लेकिन वो भी उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उठाना चाहिए, जितने उसमें बिल्कुल सर, कोशिश देखिए यही रहती है कि इस तरीके के मुद्दों को बार बार उठाया जाना जरूरी भी है। और इसलिए क्योंकि इस तरीके के मुद्दे जनता के बीचों बीच आएंगे, तो हो सकता है कि 50 लोगों में से कुछ 10 तो लोग हों जिन पर इस तरीके का असर पड़े। और शायद पर्यावरण में जो इस वक्त जिस तरीके की हलचल हम देख रहे हैं, जिन स्थितियों से इस वक्त हम दो चार हो रहे हैं, इस मूसलाधार बारिश ने तो देखिए हमें काफी कुछ दिखा ही दिया है, उससे शायद कुछ लोग तो इससे चेत जाएं। तो जरूरी यही है कि इन विषयों पर बातचीत करना, लेकिन उतना ही धरातल पर एक्शन दिखना भी जरूरी है। एक और बात है सर, क्योंकि हम शासन प्रशासन की बात यहां पर कर ही रहे हैं, हम हर बार देखते हैं कि चुनावों में अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ विनोद सर नेता हमारे आते हैं जनता के बीच में, हर वो बड़े बड़े वायदे लेकर आते हैं, लेकिन उन वायदों में से कुछ ही चीजें होती हैं जो पूरी की जाती हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे इंटरनेशनल फोरम पर इस तरीके की क्लाइमेट चेंजेस पर इतनी बड़ी बात होती है, शायद ऐसी ही बातें हमारे नेताओं के मैनिफेस्टो में भी मेंशन होनी चाहिए, ताकि लोगों तक, जन जन तक ये बात को पहुंचाया जाए कि अब नहीं चेते तो फिर आगे कब चेतेंगे। चेतना वो बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसी सिचुएशन तो हमारे सामने हर बार हर साल हमें देखने को मिलेंगी। देखिए, आप सही बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन ना केवल देखने को मिलेंगी, बल्कि इनकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ही गंभीर होने वाली है। और आगे आगे इन सिचुएशन से पार पाना इतना महंगा हो जाएगा कि लाखों लोग गरीबी की रेखा के अंदर चले जाएंगे। आप सोचिए, किसी ने अपना पूरी उम्र मेहनत करके, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफिसर है, अगर उसने एक अच्छा खासा घर बनाया और वो बाढ़ में बह गया, तो उसको वापस कुछ नहीं मिलने वाला है, ना उसका कोई इंश्योरेंस होता है ना कुछ और। तो वो उम्र भर दोबारा से घर नहीं बना पाएगा। और इसी तरीके से गरीब लोग हैं जो झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, वो तो अपना सब कुछ ही खो देते हैं ऐसी बाढ़ों में। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो बरसात होती है उस टाइम पे उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। 2 एग्जांपल इसमें याद कीजिए, एक जम्मू की बाढ़ और दूसरा बेंगलोर में जो सूखा और बाढ़ दोनों। जी। जम्मू में क्या हुआ था, जो नदी है उसके बीच में लोगों ने घर बना लिए, क्योंकि कई साल तक वहां पे बाढ़ या ज्यादा बरसात हुई नहीं। हाँ। और लोगों ने सोचा कि नॉर्मल है, और प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया जानबूझकर। हाँ। इसके बाद में जब नदी अपना रास्ता मांगती है, तो वो बीच में आए हुए सारे अवरोधों को, घरों को, बस्तियों को उजाड़ते हुए निकलती है, और फिर हम नदी को कोसते हैं। नदी को कोसने की जरूरत नहीं है, हम पहले जो मूर्खताएं करते हैं उनको ना करें, ये जरूरत है। दूसरा एग्जाम्पल बेंगलोर का, एक बार वहां पे पानी के टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, आपने देखा होगा पिछले 2 साल पहले ऐसा हुआ था। उसके बाद में वहां पे बाढ़ इतनी आती है कि लोगों की लग्जरी गाड़ियां, 2-2 करोड़ के, 4-4 करोड़ के जो बंगले हैं वो डूब जाते हैं, गाड़ियां डूब जाती है, और सब कुछ होता है जो अभी चंडीगढ़ में हो रहा है। ये हो क्यों रहा है और इसके सॉल्यूशन क्या है? जी। हम क्या करते हैं कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे कैमरा हर जगह लगा के इसको सर्विलांस सिटी तो बना लिया। हम हर किसी की हरकतों पे तो नजर रख रहे हैं, सर्विलांस तो कर रहे हैं, लेकिन स्मार्टनेस नाम की कोई चीज नहीं है। आप लोगों का चालान काटने में स्मार्टनेस को दिखा सकते हैं, उनको एक तरीके से लूट रहे हैं इन कैमरों के माध्यम से।
छोटी सी गलती किया नहीं कि उसको 1000 2,000 5,000 का चालान दे दिया, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल जो होना चाहिए असल में वो नहीं कर रहे हैं। नाले साफ नहीं कर रहे हैं या जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्मार्ट सिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन। उस शहर के लोग बताएं कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या जरूरी है। आप जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं वो गाड़ियों के लिए बना रहे हैं और बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी नहीं होती, बिल्डिंगों से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। आपके स्मार्ट नागरिक ही आपकी स्मार्ट सिटी के द्योतक होते हैं। तो अगर आप अपने नागरिकों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई और उनको एक बेहतरीन इन्वायरमेंट दे सकते हैं तो वो स्मार्ट सिटी में कैलकुलेशन होगा। अदरवाइज पेपर में पैसा खाने के लिए या उसके ऊपर ड्रामा करने के लिए आप बना सकते हैं। तो दूसरा जो बुरानिया जी ने जैसे कहा कि जो हमने सारे के सारे जो ग्रीन स्पेसीज हैं उनको कम करना चालू कर दिया है। पेपर में पेड़ बहुत ज्यादा लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे आप देखेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आप देखिए, पीजीआई में मैं देखता हूँ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में और ओपन जगह पे भी वहां पेड़ों को चारों तरफ पक्का कर देते हैं तो जमीन के अंदर पानी पर्कुलेशन की जगह नहीं छोड़ते हैं। इतनी सारी बरसात हो रही है लेकिन हम पीने के पानी पे बाहर पे निर्भर क्यों है? बिल्कुल। क्या यहाँ पे पॉलिसी नहीं बन सकती कि हर घर में, हर नई बिल्डिंग में आपको एक बड़ा सा कुंड बनाना पड़ेगा और आपके पीने का पानी और आपके ये पीने के पानी से सर एक और सवाल बिल्कुल बिल्कुल विनोद सर, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन यहीं पर जो आपने पीने के पानी की बात कही, वहीं से ही भूमिगत जल जहां उसका जो लेवल है वो दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके ऊपर जिस तरीके का पानी इस बारिश की वजह से जब वो बाढ़ में तब्दील हो जाता है और उसके बाद भारी नुकसान, आप समझ सकते हैं ये दो तरीके की सिचुएशन है। एक भूमिगत जल का दिन ब दिन नीचे जाना और ऊपर से जब बारिश होती है उस बारिश का बाढ़ में तब्दील होकर इतना नुकसान करना। इन दोनों परिस्थितियों को समझने की यहां पर जरूरत है और दोनों खास मेहमानों का भी एक बार फिर से स्वागत। मॉनसून की शुरुआत में उत्तर भारत में इतनी ज्यादा बारिश और इस बारिश को सामान्य नहीं कहा जा सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी के संकेत तो हैं। दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करेंगे। बुदानिया सर, क्योंकि हम ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल हमने खड़ा किया था। देखिए, दो परिस्थितियां हैं आज हमारे सामने। एक परिस्थिति पर तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उस भारी बारिश जो बाढ़ में तब्दील होती है, पर्वतीय इलाकों में लगातार लैंडस्लाइडिंग और इस वक्त मैदानी इलाकों में तो देखिए सड़कें भी जहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन, पुल टूट रहे हैं और कहीं स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले कई शहरों में भी इस तरीके की सिचुएशन का ही सामना उसे करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी सिचुएशन है हमारे सामने, जैसे पीने के पानी की हम बात कर रहे थे, प्रोफेसर विनोद सर ने यहां पर रखी, भूमिगत जल का नीचे दिन ब दिन उसका जो लेवल है वो डाउन होता जाना। मैं दोनों परिस्थितियों को एक बार फिर से आपके जरिए समझना चाहूंगी। इसमें मैं पीने के पानी के बारे में आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। राजस्थान में मैंने मेरे घर में जो मेरे मकान की छत है उसको पानी का एक टैंक बना रखा है, वो लगभग 70,000 लीटर का है और वो 2-3 बरसात ठीक होती है उसमें वो फुल भर जाता है और पूरे साल हम उसको काम में लेते हैं। उस पानी को मैंने यहाँ लेबोरेटरी में चेक कराया, उसका TDS 45 था। जो केनले की बोतल 30 रुपए का 25 रुपए का खरीदते हैं उससे वो बेटर पानी। अच्छा। तो क्या चंडीगढ़ के अंदर इतना पूरे साल में इतनी बरसात होती है, सर्दी गर्मी बरसात कभी भी बरसात होती है, तो हम जैसे पहले कैजुअली से जो पाइपलाइन 4 पाइपलाइन थी, फिर 2 पाइपलाइन और डाली, कितना पानी हम लाते हैं पूरे शहर में। जैसे जितना पक्की छत है वहां पानी अगर वाटरवर्क्स में भिजवाने का सिस्टम, जो बड़ी बात नहीं किया जा सकता, तो कितना पानी हमारे पास सरप्लस हो सकता है। तो जमीन से बोरवेल जो चंडीगढ़ में है अभी 1000 फीट पे बोरवेल लगता है, जो आज से 30 साल पहले 200 फीट पे लगता था। हम कितना पानी निकाल रहे हैं, तो ये पानी बेकार जा रहा है, हमारी मुसीबत है। दूसरी चीज, ये जो हम पता करते जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ग्राउंड वाटर हमारा जो खत्म हो रहा है उसका, कि जमीन में पानी रिचार्ज नहीं होता। तो इसके ऊपर सरकार के पास कोई लंबी कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे मेट्रो का 10 लाख का कितना वो बजट आया है, तो आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम कल देख रहे थे, चंडीगढ़ के लिए लास्ट ऑप्शन है, लेकिन उसको पूछता कौन है? नहीं मेट्रो बनाना खत्म, उसके आगे नफा नुकसान कुछ नहीं देख रहे। तो ये ऐसे जो हमारे जिंदगी के मुद्दे हैं,
जिसके ऊपर कोई पार्टी की बात ही नहीं करती। चुनाव के टाइम पे सुना किसी पार्टी से कि ये अपने पानी के ये इस तरह के मसले जिंदगी के मसले हैं उसको कोई बात करता, कितने मतलब ही नहीं। चुनाव के टाइम भी कोई एजेंडे में कोई नहीं रखता इन बात। और ये हमारी जिंदगी के मुद्दे हैं, इसके बिना जब हम ही नहीं बचेंगे तो ये डेवलपमेंट का क्या करोगे? जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे और इन मुद्दों पर दुर्भाग्य है कि बात ही नहीं होती, और जब ऐसी परिस्थिति हम सभी के सामने आए और तब शायद सबकी आंखें और कान जो है वो खुल जाते हैं। प्रोफेसर विनोद चौधरी जी, मैं यहाँ पर क्योंकि आपने शुरुआत में ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स की बात आप दोनों ने कही है, जब मैं दिल्ली की बात करती हूँ तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको मैंडेटरी करेंगे, और वहां पे वो दिल्ली में मैंडेटरी है भी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कहीं सिचुएशन, आज हम दिल्ली की देश की राजधानी है दिल्ली, और वहां पर देखिए हम इस तरीके की सिचुएशन देखते हैं। क्या आपको लगता है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य करना ये हर कहीं जरूरी है? दिल्ली में भी है, लेकिन फिर भी वहां पर हम झीलें देखते हैं बनी हुई, जब भी बारिश आती है और शहर शहर हर कहीं वहां के जो इलाके हैं वो झीलें बन जाते हैं। ये मैं इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को समझना चाहूंगी आपके माध्यम से, और सिर्फ दिल्ली की बात ही नहीं, मैं देश के अन्य इलाकों की भी बात करना चाहूंगी जहां पर इस सिस्टम को मैंडेटरी करने की जरूरत है। तो क्यों जरूरत है? देखिए, हमें शहर अपने देश को देखें तो दो मुख्य जगह आपको नजर आएंगी, एक शहर, दूसरे गांव। हमने दोनों जगह को पक्का कर दिया है। शहरों को पक्का कर दिया है कंक्रीट से, और जो गांव हैं, खेत खलियान हमारे हैं, उनको पक्का कर दिया है गलत एग्रीकल्चर की टेक्निक से, जिसमें सबसे ज्यादा पैडलिंग का इफेक्ट होता है। बार बार ट्रैक्टर जो हम निकालते हैं खेतों से, उसकी वजह से पूरा फर्श बन जाता है खेतों का, और लाखों हेक्टेयर का पानी इकट्ठा होकर जब चलता है तो वो बड़े बड़े गांव और शहरों को तबाह करने के लिए काफी है। दूसरा, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आपने बात किया, तो हम सिटीज क्या हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लें कि सिटी अपने आप में पैरासाइट्स होती हैं, वो परजीवी हैं। ना तो उनके पास अपना पानी है, ना अपनी हवा है, ना अपना खाना है, उनके पास केवल ज्ञान है, और उस ज्ञान का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि ज्यादातर जनता को नचाते रहते हैं, और उसमें थोड़े से पैसे देके जनता को इकट्ठा करना और उसको एक रैट रेस समझेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अपना कुछ नहीं होने के बावजूद अगर आपको सस्टेन करना है तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अगर आपको अपना कुछ बनाना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसमें एक कंपल्सरी कंपोनेंट होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कई किस्म का होता है। एक तो आप डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज करें, दूसरा आप पानी को पर्कुलेट करने के लिए जगह छोड़ें, तीसरा आप पानी को इकट्ठा करें। आप क्या कर रहे हैं कि जैसे चंडीगढ़ का और दिल्ली का एग्जांपल लें, उनके पास अपना पानी तो है ही नहीं। अगर मान लो कल हिमाचल ने बंद कर दिया तो कहाँ पे जाएंगे? तो पानी हमारे पास इतना सरप्लस है यहाँ पे कि हम हर बिल्डिंग में, हर हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में कंपल्सरी कर सकते हैं कि कम से कम आप पीने का पानी अगर इकट्ठा नहीं करना है तो पेड़ पौधों के लिए, और ये सेकेंडरी जो वाटर है उसको तो कम से कम आप अपना इकट्ठा कीजिए। उसके बाद में हम जो सीवेज निकालते हैं वो इतना ज्यादा है, और भारत में लगभग 92 या 97%, मुझे एग्जैक्ट डेटा ध्यान नहीं है, 92 या 93% ऐसा है, उतना परसेंट सीवेज का पानी अनट्रीटेड हम खेतों में डाल देते हैं। और वो खेतों में डाला गया पानी फसलों के माध्यम से, फल सब्जियों के माध्यम से, वही पानी जो आपने फ्लश आउट किया था अपने अर्बन सेंटर से, अपने अर्बन शहरों से, वो दोबारा से आपकी प्लेट में फल सब्जियों के माध्यम से आ जाता है, और उसका नतीजा कैंसर समेत बाकी तमाम सारी बीमारियां हैं। तो अगर हमने ह्यूमन सेंट्रिक सिटीज नहीं बनाई, जिसमें हम इंसानों को पहले रखें और प्रकृति पर्यावरण को पहले रखें, तो हम उजड़ेंगे ही, तबाह होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो शहर बन रहे हैं वो बिल्डरों के लिए बन रहे हैं, गाड़ियों के लिए बन रहे हैं, और गाड़ियों की पार्किंग और इन सब चीजों के लिए बन रहे हैं। वो इंसानों के लिए शहर हम बना ही नहीं रहे हैं। एक छोटा सा इसमें एड ऑन करना मैं चाहूंगा कि सर, समय मेरे पास कम है क्योंकि प्रोग्राम को रैप अप करना है। बार बार मुझे कमांड मिल रही है, मुझे खेद है कि हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन मुझे जिस तरीके की परिस्थिति है, विनोद सर, बुदानिया सर, मुझे लगता है कि मीडिया को इस तरीके के विषयों पर बार बार दर्शकों के सामने आना ही चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से जो है ये जो सवाल है उन तक भी पहुंचे, और जिस तरीके के जवाब आप
लोगों की ओर से दिए जाते हैं, पर्यावरण विदों की ओर से दिए जाते हैं, उन बातों से कुछ तो बदलाव उनकी सोच में आए, कुछ जो चेतना है उनके मन में जागे। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। विनोद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बुदानिया सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अंत में प्रोफेसर विनोद चौधरी जी ने ह्यूमन सेंट्रिक सिटी की जो बात कही है, वाकई यदि फोकस सिर्फ इसी पे रहा तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशंस हैं हमारे सामने, आपके सामने जो है, दुनिया भर में बार बार सामने आएंगी। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगी कि आज इस विषय पर हमने बात की है, मौसम से तेजी से हो रहे इन बदलावों के जो संकेत हैं उनसे चेतना, उनसे सचेत होना हम सभी के लिए क्यों जरूरी है, इस पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर। इसी के साथ फिलहाल आप सभी से इजाजत, प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।